हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन का 7 से 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋण प्रबंध के सी सिद्धांत लिखिए। सी प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। या तो एग्जाम में दे सकता है। थ्री सी ऑफ क्रेडिट क्या होता है उसको लिखिए। मतलब दोस्तों, जो ऋण के संबंध में थ्री सी होता है उसका क्या मतलब है। तो देखते हैं। पहले सी का मतलब है दोस्तों कैरेक्टर, दूसरे सी का मतलब है कैपेसिटी और तीसरे सी का मतलब है कैपिटल। तो पहला देखते हैं कैरेक्टर। पहले सी से मतलब है कैरेक्टर। चरित्र से तात्पर्य कृषक में ऋण चुकाने की ईमानदारी, सच्चाई, जिम्मेदारी, विश्वसनीयता तथा उसमें उद्यमशीलता या परिश्रमी होना इत्यादि गुण में से है। कृषक में उपयुक्त गुण विद्यमान होने से तात्पर्य है कि उस व्यक्ति में ऋण भुगतान करने की क्षमता है। तो पहला सी का मतलब है कि जिसे आप ऋण दे रहे हैं, जो भी कृषक है वह ईमानदार हो, ऋण चुकाने वाला हो, सच्चाई वाला हो, जिम्मेदारी वाला हो, उसके ऊपर आपका विश्वास हो। इस सभी का होने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति के ऊपर यदि आपका विश्वास है, सच्चाई बोलेगा, ईमानदारी से रहेगा, तो आपका ऋण का भुगतान वह कर देगा। दूसरा सी का मतलब है कैपेसिटी, क्षमता। क्षमता का मतलब है दोस्तों कृषकों को नियत समय पर ऋण भुगतान करने की क्षमता के होने से है। क्षमता मुख्यतः ऋण भुगतान क्षमता का प्रतीक होता है। क्षमता मुख्यतः ऋण भुगतान क्षमता का प्रतीक होता है। अतः कृषकों को स्वीकृत करते समय उनकी ऋण भुगतान करने की क्षमता की जांच भी करनी चाहिए। तो यह बताया जा रहा है कि जो भी किसान आपका ऋण ले रहा है उसकी क्षमता की जांच करनी चाहिए। तीसरे सी का मतलब है कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। तो पूंजी से अभिप्राय कृषक की शुद्ध परिसंपत्ति की राशि से है। पूंजी से अभिप्राय कृषक की शुद्ध परिसंपत्ति की राशि से है। पर्याप्त संपत्ति वाला कृषक मौसम की प्रतिकूलता की अवस्था में संपत्ति को विक्रय अथवा बंधक रखकर प्राप्त ऋण का भुगतान कर सकता है। अतः ऋण स्वीकृत करते समय कृषक की इक्विटी की जांच की जाती है। इसका मतलब दोस्तों कि जैसे कोई भी आप कृषक लोन लेने जाएगा तो उसके पास देखी जाएगी कितने की पूंजी है, जैसे उसके पास कितना खेत है, कितना घर है, उस हिसाब से उसे लोन दिया जाएगा, उस हिसाब से उसे क्रेडिट दिया जाएगा। तो यही था थ्री सी ऑफ क्रेडिट। अब आगे देखेंगे फोर फाइव पी ऑफ क्रेडिट। इसमें पहले पी का मतलब है पर्पज। पर्पज का मतलब है दोस्तों उद्देश्य। उद्देश्य से तात्पर्य है कि ऋणी कृषक किस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त करना चाहता है। प्रमुखतया ऋण उत्पादक कार्य अथवा उपभोग कार्यों के लिए कृषक प्राप्त करता है। उत्पादक कार्यों के लिए प्राप्त ऋण का समय पर ब्याज सहित भुगतान करना ऋणी के लिए सरल होता है, क्योंकि इस प्रकार के ऋण के कृषि कार्यों का उपयोग करने से कृषि की आय में वृद्धि होती है। उपभोग कार्यों के लिए प्राप्त ऋणों से कृषकों की आय में वृद्धि नहीं होती है। अतः उपभोग कार्य के लिए प्राप्त ऋण का समय पर भुगतान कर पाना कृषकों के लिए कठिन होता है। तो इसमें 5 पी या क्रेडिट में पड़ा था पर्पज, उद्देश्य। इसमें यह देखना है कि किसान किस उद्देश्य के लिए आपसे ऋण ले रहा है। इसके बाद दोस्तों दूसरा पी है पर्सन, व्यक्ति। व्यक्ति से तात्पर्य ऋणी व्यक्ति के भुगतान में ईमानदारी, सच्चाई, विश्वसनीयता तथा उसमें उद्यमशीलता एवं परिश्रमिक गुण के विद्यमान होने से है। उपयुक्त गुणों वाला व्यक्ति प्राप्त ऋण को समय पर भुगतान कर पाता है, जिससे ऋणवादी संस्था को जोखिम कम होती है। दूसरे पी का मतलब था पर्सन। पर्सन का मतलब दोस्तों व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आप ऋण दे रहे हैं वह ईमानदार, सच्चाई और विश्वास वाला हो, ताकि वह समय पर आपका ऋण का भुगतान कर सके, जिससे ऋणदात्री संस्था को जोखिम न उठाना पड़े। तीसरे पी का मतलब है प्रोडक्टिविटी प्लानिंग, उत्पादक योजना। इसका मतलब है ऋण प्राप्त करने वाले कृषक के पास ऋण को उपयोग करने की योजना भी होना आवश्यक है। यह योजना उसके द्वारा ऋणदात्री संस्था में ऋण प्राप्त करने से पहले प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न होनी चाहिए, जिससे ऋणदात्री संस्था उस निवेश की योजना की तकनीकी दृष्टि से जांच करके संतुष्ट हो जावे। इस ऋण निवेश योजना में कृषक सुगमता से ऋण का भुगतान करने में सक्षम होगा। ऋण के निवेश की उचित योजना के नहीं होने पर ऋण स्वीकृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जोखिम अधिक होता है। तो यह था उत्पादकता योजना। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि आप जिसे क्रेडिट दे रहे हैं, कि जिसे ऋण दे रहे हैं,
उससे पहले आप जान लें कि वह कहाँ पे उस पैसे को खर्च करेगा, उससे क्या करेगा। यदि वह आपको ऐसा नहीं करके दे रहा है तो आप उसे ऋण न दीजिए, क्योंकि ये ऐसा करने पे जोखिम है, खतरा हो सकता है। चौथा है दोस्तों, किस्त का भुगतान, पेमेंट इंस्टॉलमेंट। इससे तात्पर्य है प्राप्त ऋण के भुगतान की किस्तों का समय एवं राशि निर्धारण निवेश से प्राप्त आय के अनुसार किया जाना चाहिए, तभी ऋण का भुगतान करना कृषक के लिए संभव होगा। तीसरे पी का मतलब है प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, संरक्षण प्रतिभूति। इसका मतलब है ऋण प्राप्तकर्ता कृषक के पास पर्याप्त राशि में संपत्ति भी होनी चाहिए, जिससे प्रतिकूल उत्पादक वाले वर्षों में उपयुक्त संपत्ति को गिरवी रखकर अथवा विक्रय करके ऋण का समय पर भुगतान कर सके। पर्याप्त संपत्ति वाले कृषक को ऋण स्वीकृत करने में ऋणदात्री संस्था को जोखिम कम होती है। तो यह था 5 P ऑफ क्रेडिट। इससे पहले मैंने बताया 3 C ऑफ क्रेडिट। अब आगे चलते हैं। बैंक का अर्थ, मीनिंग ऑफ बैंक। बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द बैंको से हुई है। बैंक वह संस्था है जो मुद्रा एवं साख का व्यापार करती है। वह कम ब्याज दर पर जनता से जमा स्वीकार करती है और अधिक ब्याज दर पर जनता को ऋण देती है। इन दोनों के ब्याज का अंतर ही बैंक सेवा का लाभ है। तो थोड़ी सी तबीयत होने के कारण आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषाएं। बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिसमें पहला दिया है प्रोफेसर किनले ने। प्रोफेसर किनले के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को मुद्रा ऋण के रूप में देती है जिन्हें उसकी आवश्यकता है और जिसके पास अपना अनावश्यक मुद्रा जमा किया जाता है। टाजिंग के अनुसार, टाजिंग ने क्या दिया परिभाषा, बैंक विनियोग एवं बचत के संग्रह के एजेंट का कार्य करती है। वह विनिमय के माध्यम से एक भाग का निर्माण करती है। इसके बाद शेयर्स, शेयर्स ने क्या दिया है, बैंक वह संस्था है जिसके ऋण अन्य ऋणों के परस्पर भुगतान के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तो यह था बैंक, बैंक का अर्थ, बैंक का परिभाषा। आगे चलते हैं। अब देखेंगे व्यापारिक बैंक की परिभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। तो पारिभाषिक शब्दों में, व्यापारिक बैंक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण भारतीय बैंकिंग विधान के अधीन भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए होता है तथा जो व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को प्रतिभूति या व्यक्तिगत जमानत के आधार पर ऋण प्रदान करती है। तो व्यापारिक बैंक क्या है, व्यापारिक बैंक एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण भारतीय बैंकिंग विधान के अधीन भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए होता है, जो व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के प्रतिभूति या व्यक्तिगत जमानत के आधार पर ऋण प्रदान करती है। क्लवस्टन के शब्दों में, व्यापारिक बैंक वे संस्थाएं होती हैं जो व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को अल्पकाल के लिए ऋण देती हैं तथा इस क्रिया में मुद्रा का निर्माण करती हैं। तो यह था व्यापारिक बैंक की परिभाषा। अब भारत में व्यापारिक बैंकों का विकास कब हुआ, तो भारत में व्यापारिक बैंक का विकास ब्रिटिश शासनकाल में से माना जाता है। सन 1770 ईस्वी में एलेक्जेंडर एंड कंपनी ने दी बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक पहला आधुनिक किस्म का व्यापारिक बैंक स्थापित किया था, किंतु किन्हीं कारणों से 1832 में यह बैंक बंद हो गया। इसी के बाद तीन प्रेसिडेंसी बैंकों, 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बम्बई, 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। सन 1921 ईस्वी में इन तीनों बैंकों ने मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। किस बैंक की स्थापना की, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। दोस्तों सब पूछ सकता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1921 ईस्वी में। 1 जुलाई सन 1955 ईस्वी को इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल दिया गया। 1955 में इस बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके किसमें बदल दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। भारत के स्वामित्व वाले व्यापारिक बैंकों का आरंभ 1860 ईस्वी के बाद से माना जा सकता है। इस वर्ष से सीमित दायित्व के आधार पर पूंजी वाले बैंक की स्थापना करने वाले कानून को पास किया गया था। इसकी व्यवस्था के अंतर्गत 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। भारतीय स्वामित्व वाला यह सबसे पहला व्यापारिक बैंक था। इसके बाद स्थापित होने वाले प्रमुख भारतीय बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक, जो 1901 ईस्वी में पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित हुआ था। 1969 में वह 14 व 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करके उससे व्यापारिक बैंकों के विकास एवं उन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए थे। तो ये सब था बैंकों का विकास कैसे हुआ। तो मैंने पढ़ दिया, इसको मैं नहीं लेने वाला था, नहीं बताने वाला था, लेकिन मैंने आपका इसका भी एक इमेज ले लिया ताकि आप लोग इससे भी कुछ सीख लें। अब देखेंगे व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकार ने बैंकिंग व्यवसाय को सुदृढ़ अच्छा करने के उद्देश्य से 19 जुलाई सन 1969 ईस्वी को देश के उन 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए से ऊपर की थी। ये बैंक निम्नलिखित थे, जिसमें पहला था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा पंजाब नेशनल बैंक, चौथा बैंक ऑफ बड़ौदा, पांचवा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, छठवां केनरा बैंक, सातवां सिंडिकेट बैंक, आठवां यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, नौवां इलाहाबाद बैंक, 10वां बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 11वां देना बैंक, 12वां इंडियन बैंक और 13वां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और 14वां इंडियन ओवरसीज बैंक। इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सरकार ने पुनः 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जिनकी कुल जमा 200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। ये बैंक भी अग्रलिखित थे। अभी दोस्तों पहली बार 14 बैंक का किया, उसके बाद सन 1980 ईस्वी में 6 बड़े बैंक का और कर दिया जिसमें 200 करोड़ रुपए से ऊपर तक की धनराशि थी। उसमें देखते हैं 6 बैंक कौन कौन से थे। इसमें पहला था द आंध्रा बैंक, दूसरा कारपोरेशन बैंक, तीसरा दी न्यू बैंक ऑफ इंडिया, चौथा था दी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पांचवा था दी पंजाब एंड सिंध बैंक और छठवां था विजया बैंक। तो इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। 6 नव राष्ट्रीयकृत बैंक 1980 ईस्वी में, 14 बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक 1969 और स्टेट बैंक समूह के बैंक 1955 ईस्वी और 1959 ईस्वी में राष्ट्रीयकृत हो गए थे। अब देखेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य क्या थे। बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकों का राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार पहला उद्देश्य था। राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार करना था, जिससे कि ग्रामीण जनता को भी बैंकिंग व्यवस्था का लाभ मिल सके। राष्ट्रीयकरण से पूर्व व्यापारिक बैंकों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया था, वे केवल लाभप्रद स्थानों पर ही शाखाएं खोलते थे। अगला पॉइंट है लघु उद्योगों को अधिक साख व्यवस्था। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य लघु उद्योगों का विकास करना था जिससे रोजगार सुविधाओं में वृद्धि हो। तीसरा उसका महत्व था सामान्य व्यक्तियों को जीवन निर्वाह में सहायता देना राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था। चौथा पॉइंट है कृषि साख की उत्तम व्यवस्था। कृषि के लिए अधिक साख की व्यवस्था करना भी राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य था। पांचवा है शाखाओं का प्रसार। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य शाखाओं का प्रसार करना भी था। अगला पॉइंट है आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण का अंत। राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य कुछ चुने हुए पूंजीपतियों के हाथ में जो आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हो गया था उसे समाप्त करना था। अगला पॉइंट अन्य उद्देश्य। तो उपयुक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य उद्देश्य भी थे जो इस प्रकार है। पहला, देश का समुचित आर्थिक विकास करना। दूसरा, बैंकों का ऋण नीति के दोषों को दूर करना। अगला पॉइंट, बैंकों के प्रबंधन में व्यावसायिक प्रवृत्ति लाना। और चौथा है बैंकों के कर्मचारियों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तो ये सब था दोस्तों बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य। आगे चलते हैं। आप देखेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लाभ। तो पहला है समाजवाद को बढ़ावा। राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी का उपयोग केवल पूंजीपतियों के लिए ही नहीं अपितु आम जनता की उन्नति के लिए भी किया जाने लगा। इससे समाजवाद को बढ़ावा मिल रहा था। अगला पॉइंट है उद्योग धंधों में वृद्धि। राष्ट्रीयकरण के पश्चात सरकार की ऋण नीति में उदारता आई जिसके स्वरूप अब बैंकों द्वारा छोटे छोटे उद्योग धंधों की स्थापना के लिए भी ऋण दिया जाने लगा। तो ये सब बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लाभ है। अगला लाभ है आर्थिक विकास में वृद्धि। तो राष्ट्रीयकरण होने से राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमाओं का प्रयोग देश की आर्थिक नीति के अनुरूप किया जाने लगा जिससे आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत तीव्र हो गई। अगला पॉइंट है कार्य कुशलता में वृद्धि। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उनकी कार्य कुशलता और गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों की अपेक्षा में वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है सहयोग में वृद्धि। राष्ट्रीयकरण के पश्चात रिजर्व बैंक के साथ उनके सहयोग में वृद्धि हुई जो कि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए एक आवश्यक कदम है। उससे एग्रीकल्चर फाइनेंस में चाहे जहाँ से भी पूछ दे रहा है तो इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पूछ सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैं वो बता रहा हूँ अपने हिसाब से, तो आप लोग अपने से भी मैनेज करिएगा। आगे देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य क्षेत्र प्राय 1 या 2 जिलों तक सीमित है और यह छोटे किसानों, ग्रामीण कारीगरों एवं सामान्य वर्ग के व्यापारियों और उत्पादकों के लिए ऋण की व्यवस्था करते हैं।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों एवं कारीगरों को ऋण एवं वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इन बैंकों की कार्यप्रणाली बहुत सरल है। अधिकांश लेन-देनों का लेखा-जोखा स्थानीय भाषा में किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य भारत के निर्माण क्षेत्र में उत्पादक क्रियाओं को गति प्रदान करना है। इसके लिए ग्रामीण भावना एवं ग्रामीण दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों को ही इस संचालन का भार सौंपा गया है, जिससे ग्रामीण जनता के लिए ग्रामीण दृष्टिकोण वाली शाखा की व्यवस्था की जा सके। तो यह था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत में क्षेत्रीय बैंकों का महत्व। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि के संतुलन, विकास एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अपना विशिष्ट स्थान है। इसमें पहला दोस्तों इसका उद्देश्य महत्व है कि कुटीर उद्योगों का तीव्र विकास। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कुटीर उद्योगों को पर्याप्त सहायता प्रदान की। इन कुटीर उद्योगों ने सन 98 से 99 के दौरान 9,879 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई थी। अगला पॉइंट है बचत की आदत। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कृषकों में बैंक का प्रयोग तथा बचत करने की आदत का विकास करने में सफल हुए। अगला महाजनों के प्रभाव में कमी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विकास से कृषि इनके ऋण प्राप्त करता है, फलस्वरूप साहूकारों का प्रभाव कम हुआ। पहले दोस्तों साहूकार ब्याज पे देते थे पैसा, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्याज रहता था उनका। अगला है कम ब्याज पर ऋणों की प्राप्ति। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने कृषकों एवं कारीगरों को कम ब्याज पर ऋण की व्यवस्था करके उन्हें आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके माध्यम से कृषि यंत्र एवं कृषि के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदने में कृषकों को काफ़ी सहायता मिली है। आगे देखते हैं। लीड बैंक, यह भी इम्पोर्टेंट है। लीड बैंक की स्थापना सन 1969 ईस्वी में हुई। इसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक अपने अपने निर्धारित क्षेत्र के विकास के लिए अग्रणी बनाने की योजना करते हैं। प्रत्येक बैंक को कार्य क्षेत्र के लिए कुछ जिले निर्धारित किए जाते हैं, जिनमें इसका मुख्य कार्य अन्य बैंकों व वित्त संस्थाओं के कार्य व नीति में सामंजस्य स्थापित करना है। इसके अन्य कार्य इस प्रकार हैं। पहला, अपने क्षेत्र में समयबद्ध बैंक शाखाओं के विस्तार का प्रोग्राम बनाना। फिर उसके बाद दूसरा है ऋण की आवश्यकताओं का हिसाब लगाना और उनकी पूर्ति के लिए प्रबंध करना। तीसरा, अपने क्षेत्र में उन क्षेत्रों का पता लगाना जहाँ कृषि और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है और स्थानीय पूंजी को उनको विकास के लिए प्रोत्साहन देना। अगला है उन कारणों का पता लगाना जो क्षेत्र की उन्नति में बाधक हो और संबंधित एजेंसियों को उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, ये थे कुल 8 से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आप लोग को बताया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।